घर में मम्मी पापा और हम दो बहनें ही थी। मेरी बड़ी बहन की शादी हो गई। मेरी बड़ी बहन सीमा की शादी के वक्त मैं 16 साल की थी। हम दोनों बहनों की उम्र में ज्यादा फर्क नहीं था, लेकिन दीदी मेरी इकलौती बहन थी। शादी के वक्त मैं बहुत रो रही थी। मेरे जीजा जी दीदी के विदाई के समय मुझे अपने पास बिठाया और प्यार से मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे, रोने की क्या बात है, साली तो आधी घरवाली होती है, तुम्हारा मन जब चाहे हमारे घर चली आना। उनकी यह बात सुनकर मैं खुश हो गई। दीदी की शादी दूसरे शहर में हुई थी। जीजाजी कहने लगे, जब भी तुम अपनी बहन के पास आओगी मैं खुद तुम्हें अपना शहर घुमाऊंगा। दीदी तो विदा होकर चली गई, लेकिन मेरे दिल में यह अरमान जाग उठा था कि मैं कब अपनी बहन के घर जाऊंगी और खूब मजे करूंगी। दीदी की शादी को 1 साल गुजर गया था, लेकिन मुझे उनके शहर जाने का मौका नहीं मिला। 1 साल बाद दीदी एक दिन हम लोगों से मिलने घर आईं। जीजू भी उनके साथ ही आए थे। वो मुझसे बहुत ही अच्छे और प्यार से बात कर रहे थे। जितना दिन वह हमारे घर रहे, हर वक्त मेरे आगे पीछे रहते और मेरा बहुत ख्याल रखते। वह मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट भी लाए थे। मेरा कोई भाई भी नहीं था, इसीलिए मुझे उनसे लगाव हो गया था। 1 हफ्ता हम लोगों के साथ गुजार कर दीदी वापस अपने ससुराल लौट गई। 2 महीने बाद फिर दीदी का फोन आया। उन्होंने बताया कि वह प्रेग्नेंट हो गई है और यह खबर सुनकर मैं और मम्मी पापा बहुत खुश हुए। बहुत दिनों के बाद हमारे घर ऐसी कोई खुशी की खबर आई थी, लेकिन दीदी बहुत ज्यादा परेशान थी और मम्मी से कह रही थी कि वह अकेले दूसरे शहर में इस हालत में नहीं रह सकती, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा उल्टी और चक्कर आ रहा है। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को कहा है। यह सुनकर मम्मी भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई। मेरी बड़ी बहन में तो मम्मी की जान बसती थी। मम्मी ने उसे हमारे घर आकर रहने को कहा तो वह कहने लगी कि रोहन तो उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं है। डॉक्टर ने लंबा सफर करने को मना किया है। वैसे भी 1-2 महीने की बात नहीं थी। दीदी की बात सुनकर मम्मी ने कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं महिमा को तुम्हारे पास भेज देती हूँ। महिमा के होने से तुम्हारा दिल बहल जाएगा और यह तुम्हारे घर के कामकाज भी कर दिया करेगी। मम्मी की बात सुनकर दीदी बहुत खुश हुई। दीदी कहने लगी, महिमा को अकेले न भेजना, रोहन को मैं बोल दूंगी, वह लेने के लिए चल जाएंगे। दीदी की बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई। मैं तो कब से इस मौके की तलाश में थी और न जाने कितनी बार दुआ मांग चुकी थी, इसलिए फौरन ही खुशी खुशी अपना सामान बांध लिया। मौसी बनने की खुशी तो अलग ही होती है। 3 दिन बाद ही जीजू मुझे लेने के लिए आ गए और मैं उनके साथ अपनी बहन के घर चली गई। दीदी के ससुराल में सिर्फ उनके ससुर और जीजू थे। दीदी मुझे देखकर बहुत खुश हुई। उसने पहले से ही मेरी पसंद का खाना बना रखा था। मुझे रहने के लिए अपने सामने वाला कमरा भी दे दिया। दीदी के ससुर को नमस्ते करने के लिए मैं उनके कमरे में गई तो उनका रवैया कुछ अजीब सा था। वो बिस्तर पर पड़े एक बीमार आदमी थे। मुझे देखकर अजीब अजीब बातें करने लगे। उनकी बातें मेरी समझ से बाहर थी। दीदी मेरा हाथ पकड़कर मुझे उनके कमरे से बाहर ले आई और कहने लगी कि उनके ससुर बहुत सालों से बीमार हैं, इसीलिए अक्सर उल्टी सीधी बातें करते हैं। आगे से उनके कमरे में जाने की जरूरत नहीं है। मैं उनके ससुर से मिलकर बहुत डर गई थी। मुझे दीदी के घर आए 3 दिन हो गए थे, पर मैं दोबारा उनके ससुर के कमरे में नहीं गई। जीजू मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे। दीदी की तबीयत ठीक न होने की वजह से वह ज्यादातर बिस्तर पर लेटी रहती थी। सारा घर मैंने संभाल लिया था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रात के खाने के बाद किचन साफ करके मैं अपने कमरे में आई तो मैंने सोचा कि नहा लेती हूँ। गर्मी बहुत ज्यादा थी और मैं पसीना पसीना हो गई थी। मैं नहाने के लिए अपने कमरे के बाथरूम में गई तो कुछ ही देर में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा हो। पहले तो मुझे लगा कि मेरी बहन होगी। अचानक ही मेरी नजर रोशनदान पर पड़ी। वहाँ कोई साया मुझे नजर आया था।
और मुझे यकीन हो गया था कि कोई छुपकर मुझे देख रहा था। इस बात ने मेरे होश उड़ा दिए। मैंने जल्दी से अपने कपड़े पहने और भागती हुई कमरे से बाहर निकली। दीदी के कमरे में पहुंची तो वहां दीदी और जीजाजी आराम से एक साथ लेटे थे। मैं अपनी जल्दबाजी में कमरे का दरवाजा ठकाना भूल गई थी और अब उन दोनों को एक साथ देखकर मुझे शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था। जीजू उठकर बैठ गए, कहने लगे, अंदर आ जाओ महीना, दरवाजे पर क्यों रुक गई? मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं उन्हें कैसे बताती कि रोशनदान पर मुझे किसी का साया महसूस हुआ है। मैं अब यूं ही कुछ बात बना दी। मैं अपने कमरे में वापस आने लगी तो मेरी नजर दीदी के ससुर पर पड़ी, जो बाहर से वापस लौटकर अपने कमरे में जा रहे थे। मुझे बहुत अजीब सी नजरों से देखते हुए कहने लगे, तुम बहुत खूबसूरत और मासूम हो, अपना ख्याल रखा करो, किसी पर आंख बंद कर विश्वास मत करना। उनकी यह बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह मुझसे इस तरह की कोई बात कह सकते हैं। मैं घबराकर फौरन अपने कमरे में चली गई और सारी रात यूं ही जागते जागते गुजार दी। दीदी ने तो कहा था कि उनके ससुर बीमार हैं और वह कमरे से नहीं निकलते, तो फिर वह इतनी रात को बाहर क्या कर रहे थे? यह बात बहुत ही अजीब थी। मुझे बहुत ही ज्यादा बेचैनी हो रही थी। रोशनदान पर जो था वह मेरा वहम था या हकीकत? कोई तो मुझे देख रहा था। वह मेरा वहम था या हकीकत? कोई तो मुझे देख रहा था। कहीं वह दीदी के ससुर तो नहीं थे? इस सवाल ने मुझे परेशान कर दिया था। मेरी सारी रात आंखों ही आंखों में गुजर गई थी। अगले दिन सुबह जीजू ऑफिस जाते हुए कहने लगे, महिमा मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा और तुम्हें शॉपिंग के लिए बाजार ले जाऊंगा। तुम शाम को तैयार रहना। यह कहते कहते अचानक ही करीब आकर उन्होंने मेरे गाल पर हाथ फेरा और बाहर निकल गए। उनके इस अंदाज पर मैं चौंक गई। दीदी भी पीछे ही खड़ी थी। कहने लगी, रोहन तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम भी उनका ख्याल रखने की कोशिश किया करो, क्योंकि आजकल मैं उनका ख्याल नहीं रख पा रही हूँ। वो बहुत ज्यादा थक जाते हैं। दीदी की बात सुनकर मैंने कहा, आप फिक्र न करें, मैं जीजू का ख्याल रखूंगी। शाम को मैं अच्छी तरह तैयार हो गई तो जीजू मुझे शॉपिंग के लिए ले गए। उन्होंने दीदी से कहीं ज्यादा मेरे लिए शॉपिंग कर ली थी, पर मेरी यह खुशी बस कुछ ही दिनों की मेहमान थी। उस दिन में शॉपिंग करके बहुत थक गई थी। आने के बाद किसी तरह खाना बनाकर सबको खिलाने के बाद मैं भी जल्दी से खा कर सो गई। मैं बहुत गहरी नींद में सोई थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे बदन को कोई टच कर रहा है, मेरे उभारों को कोई सहला रहा है, पर मेरी आँख नहीं खुल रही थी। मैं अपनी आँखें खोलने की कोशिश कर रही थी। मेरे उभारों को कोई पकड़ रहा है। मुझे एहसास हो रहा है कि मेरे ब्रा का हुक भी खुला है और मेरे गालों को कोई सहला रहा है। मेरे उभारों को सहलाने और पकड़ने से मुझे गुदगुदी लगी और मेरी आँख खुल गई। मेरी आँख खुली तो रूम में अंधेरा था। मैं डर कर चिल्लाती हुई अपने दीदी के कमरे में गई। दीदी अपने मोबाइल फोन की टॉर्च जला दी थी। मैं दीदी के पास ही बैठकर रोने लगी। थोड़ी देर बाद लाइट आ गई। वह कहने लगी, तुम भी बहुत पागल हो, जरा सा अंधेरे से घबरा गई हो, फिर मेरा ख्याल कैसे रखोगी? दीदी से मैं बोली, ऐसी बात नहीं है, मेरे कमरे में कोई मौजूद था, इसीलिए मैं डर गई। मेरी बात सुनकर वह जोर से हंसने लगी। रोहन तो मेरे साथ मेरे कमरे में थे और मेरे ससुर तो अपने कमरे से निकलते ही नहीं। अंधेरे की वजह से तुम डर गई हो और कोई बात नहीं है। मुझे समझ नहीं आया कि दीदी को किस तरह से यकीन दिलाएं कि मेरे कमरे में कोई मौजूद था, लेकिन वह कौन हो सकता था, यह बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। अगर जीजाजी दीदी के साथ है तो फिर मेरे साथ कमरे में कौन था? पहले रोशनदान पर पड़ने वाला साया और आज कमरे में मेरे साथ वो गंदी हरकत। मैं बहुत डर गई थी। मेरे दिमाग में रहकर दीदी के ससुर का ख्याल आ रहा था। लाइन ठीक करके जीजाजी कमरे में आए तो मुझे देखकर कहने लगे, देखा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था
कि महिमा अंधेरे से घबरा जाएगी, तुम इसके पास चली जाओ। दीदी जीजाजी से कहने लगी, बहुत अंधेरा था, मैं अगर गिर जाती तो मुझे क्या मालूम था कि यह इतनी डर जाएगी। मैंने उन दोनों से कहा कि आप परेशान न हो, मैं ठीक हूँ। मैं दीदी को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मम्मी ने मुझे मना किया था कि डॉक्टर ने दीदी को टेंशन देने के लिए मना किया है। मैं डरते डरते वापस अपने कमरे में आ गई और दरवाजा लॉक करके बिस्तर पर लेट गई। नींद तो मुझे नहीं आ रही थी। मैं सोच रही थी कि किसी न किसी बहाने से घर वापस लौट जाऊं। जो भी था यह मेरा वहम नहीं था। इस बात का मुझे अच्छी तरह से यकीन हो गया था कि कोई मेरी तन्हाई का भरपूर फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। अगले दिन जीजाजी किसी काम से थोड़ी देर के लिए दोपहर के वक्त ऑफिस से घर लौटकर आए। उस वक्त दीदी दवाई खाकर अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही थी और मैं किचन में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। जीजू किचन में ही चले आए और मुझे पीछे से पकड़कर अपनी बाहों में जकड़ लिया। उनका हाथ मेरे उभारों पर था। मुझे उनसे इस व्यवहार की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मैं हड़बड़ा कर पुर को उनसे छुड़ाने की कोशिश करने लगी। मैं चिल्लाना चाह रही थी, पर मेरी आवाज मेरे गले में ही रह गई। जीजू तो मुझे छोड़ने की बजाय और कस के पकड़ लिया और कहने लगे, तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुमसे नजर हटाने को दिल नहीं करता। बहुत मुश्किल से मैंने खुद को उनसे छुड़ाया और किचन से बाहर निकल आई। जीजू कहने लगे कि तुम नहाते हुए भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। मेरे मोबाइल में तुम्हारी वीडियो है, तुम्हारे संतरे बहुत सुंदर हैं। मन तो यही करता कब रस निकाल लें। जीजा जी के इन शब्दों से मेरी तो सांस रुक गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह इस कदर घटिया इंसान होंगे। मैंने रोते हुए जीजा की तरफ देखा तो वह कहने लगे, मैं बस प्यार मोहब्बत की बात करना चाहता हूँ। जैसे ही जीजा ने मेरी तरफ कदम बढ़ाया, मैं भागते हुए अपने कमरे में चली गई और खुद को लॉक कर लिया। मैं डर से कांप रही थी। मैंने जीजा का जो रूप देखा था, पहले कभी नहीं देखा था। मैं तो उन्हें भाई की तरह समझती थी, लेकिन वह तो मेरी इज्जत के दुश्मन निकले। पता नहीं कैसे और कब उनकी नजर मुझ पर पड़ी थी और मैंने गौर भी नहीं किया था। जीजू बस कुछ वक्त के लिए ऑफिस से घर आए थे, इसलिए वह वापस चले गए। मैं सोच ली थी कि अब मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकने वाली। शाम के वक्त जब दीदी अपने कमरे से उठकर मेरे पास आई, तो उस वक्त तक मेरी आंखें रो रो कर सूख चुकी थी। दीदी मुझसे से पूछने लगी कि क्या हुआ है, किस बात से तुम इतना रो रही हो। मैंने दीदी से छुपाया, क्योंकि उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं जीजा के बारे में इतनी बड़ी बात बताती। मैंने रोते हुए कह दिया कि मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है और मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर दीदी ने मुझे गले से लगाया और कहने लगी, इतनी सी बात पर तुमने रो रो कर आँखें सुजा ली है। तुम फिक्र न करो, शाम को ही मैं रोहन के साथ तुम्हें वापस भेज देती हूँ। जीजा के साथ एक शहर से दूसरे शहर का सफर सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने दीदी से कहा कि पापा मुझे लेने के लिए आएंगे, मैं पापा के साथ जाऊंगी। दीदी कहने लगी, ठीक है, अच्छी बात है, इस तरह से मैं भी पापा से मुलाकात कर लूंगी। दीदी की बात सुनकर मैं खुश हो गई और दीदी जैसे ही मेरे पास से उठकर अपने कमरे में गई तो उनकी जोर से चीखने की आवाज आई। मैं फौरन दीदी के कमरे की तरफ भागी तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि दीदी बिस्तर के पास गिरी हुई थी और अपना पेट पकड़कर जोर जोर से चीख रही थी। मैंने दीदी को उठाकर बिस्तर पर लिटाया और बहुत देर तक उनके पास बैठी रही। उनकी हालत मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। मैंने दीदी से कहा कि डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, महिमा तुम मुझे छोड़कर न जाओ, मैं इस हालत में अकेली नहीं रह सकती। आज तो तुम थी जिसने आकर मुझे उठाया और मेरा ख्याल किया है, लेकिन तुम हारे जाने के बाद अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं और मेरा बच्चा ऐसे ही मर जाएंगे। दीदी की बात सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई। बहुत मजबूरी में मैंने कुछ दिन रुकने का फैसला किया।
मैं दीदी से बोली कि आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं आपके साथ ही हूँ। मेरी बात सुनकर दीदी को बहुत खुशी हुई थी और मुझे गले से लगा लिया। जीजा भी वापस आ गए थे। दीदी ने उन्हें भी बताया कि गिरने की वजह से मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। यह सुनकर जीजू भी परेशान हो गए और मुझसे कहने लगे कि जाओ अपनी दीदी के लिए दूध ले आओ। मैं किचन में जाकर दूध बना रही थी कि एक बार फिर जीजू किचन में आ गए और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे। मैंने जीजू को धक्का दिया और गुस्से में कहा कि आपको शर्म नहीं आती? आपकी पत्नी की हालत इतनी खराब है और आप अपनी साली के साथ ऐसी हरकतें कर रहे हैं। जीजाजी को मेरी बात का कोई असर न हुआ और वह मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने लगे। मैं जोर जोर से चीखने लगी थी। मेरी आवाज पर दीदी आ गई। मैं इस तरह से घबराई हुई थी कि दीदी की तबीयत का सोच बिना ही मैंने उन्हें जीजाजी का सारा सच बता दिया। दीदी ने एक नजर मुझ पर डाली और दूसरी जीजाजी पर और उससे कहने लगी कि तुम कैसे मर्द हो जो एक 17 साल की लड़की को भी काबू नहीं कर सकते। महिमा पिछले एक हफ्ते से ही तुम्हें अकेले नचाया हुआ है और तुम अभी तक कुछ नहीं कूर पाए। दीदी की बात सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैंने हैरानी से दीदी से पूछा कि यह है, आप क्या कह रही हैं? दीदी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई और वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ अपने कमरे में से गई। मैं हैरत से दीदी को देख रही थी। दीदी ने मुझे अपने पास बिठाया और मेरे बालों में हाथ फेर कर कहने लगी, देखो महिमा, मेरी बात गौर से सुनो। मैं रोहन का सारा सच जानती हूँ, लेकिन जो कुछ रोहन तुमसे चाहता है वह तुम्हें करना ही होगा। मैं गुस्से में उठ खड़ी हुई और मैंने दीदी से कहा, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप जानती हैं कि आपका पति मेरे साथ क्या करना चाहता है? वह मुझे इस्तेमाल करना चाहता है। वह मेरे इज्जत के साथ खेलना चाहता है। आप कैसे ऐसे इंसान के साथ जिंदगी गुजार सकती है जो कि आपके प्रेग्नेंट होने के बाद भी आपकी बहन पर नजर जमाए बैठा है? वह आपको और आपके बच्चे को सारी जिंदगी क्या देगा? मेरी बात सुनकर दीदी कहने लगी, तुम्हें रोहन के साथ वह सब कुछ करना ही होगा जो वह तुमसे चाहता है, वरना वो कभी बाप नहीं बन सकेगा। दीदी की बात सुनकर मैंने कहा, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप पेट से हैं और जीजाजी बाप बनने वाले हैं। दीदी ने कहा, नहीं, मैं माँ नहीं बन सकती। यही बात पता चलने पर मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था ताकि तुम यहाँ आकर मुझे और रोहन को एक बच्चा दे सको। रोहन किसी और का बच्चा गोद नहीं लेना चाहता था, उन्हें अपना बच्चा चाहिए था और इसके लिए मेरे पास इससे ज्यादा आसान रास्ता नहीं था। मैं किसी औरत को अपनी सौतन बनाकर नहीं लाना चाहती थी, इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं इस काम के लिए तुम्हें कुर्बान कर दूंगी। वैसे भी तुम मेरी सगी बहन नहीं हो। मैं रोहन से बहुत मोहब्बत करती हूँ और उसे किसी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम गर्भवती हो जाओ और मेरी और रोहन की जिंदगी में बच्चे की इस कमी को पूरा कर दो। मैं तो अब तक जीजा जी को अपना दुश्मन समझ रही थी, लेकिन मेरी बहन भी इस गंदे खेल में बराबर की हिस्सेदार थी। अपना घर बचाने की खातिर मेरी बहन ने मेरी जिंदगी को दांव पर लगा दिया था। मैंने अपनी बहन के आगे हाथ जोड़ लिए और उससे कहा कि मुझे घर वापस भेज दे, लेकिन मेरी बहन ने मेरी एक न मानी और रात के अंधेरे में मुझे अपने पति के कमरे में भेज दिया। मेरे पास बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे धमकी दी थी, अगर मैंने उसकी बात न मानी तो रोहन मेरे साथ जबरदस्ती करेंगे और उसका इल्जाम भी मेरे किसी झूठे आशिक के नाम पर डाल देगी और मैं सारों जिंदगी अपने मम्मी पापा को अपने चरित्र की सफाई नहीं दे सकेंगी। मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी मेरी बहन मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगी। मैं जानती थी कि मेरी बहन मेरी सगी बहन नहीं है, लेकिन हमेशा मैंने उसे सगी बहन ही समझा था। कभी यह फर्क हम दोनों के बीच का यह मेरे ख्याल में भी नहीं था। मेरी बहन ने मुझे खींचते हुए कमरे में धकेलने की कोशिश की
तो मैं खुद को छुड़वाने के लिए शोर शराबा करने लगी। मेरी बहन के ससुर कमरे से निकल आए। उन्होंने फौरन ही बीच में आकर मुझे मेरी बहन से छुड़वाया और मेरी बहन और अपने बेटे को धमकी दी कि अगर उन दोनों ने मेरे साथ कोई जबरदस्ती करने की कोशिश की तो वह पुलिस को फोन कर देंगे। जीजाजी गुस्से में अपने पापा के साथ बदतमीजी करने लगे, लेकिन उनके पापा किसी भी हाल में मुझे अकेला छोड़कर पीछे नहीं हटे और मेरी खातिर अपने बेटे से झगड़ा करके मुझे अपने कमरे में ले आए। कहने लगे, बेटा मुझे पहले दिन से ही शक था कि इन दोनों की नीयत गलत है। अगर मैं तुम्हारी बहन के खिलाफ कुछ कहता तो शायद तुम कभी यकीन न करती। अब जबकि तुम जान चुकी हो कि यह दोनों इंसान नहीं बल्कि दरिंदे बन चुके हैं, शायद मुझसे अपने बेटे की परवरिश में कोई कमी रह गई है, जिसकी वजह से आज यह दिन देखना पड़ रहा है। मैंने रोहन के पापा के फोन से ही अपने घर फोन मिलाया और अपने पापा को सारी हकीकत बता दी। अगली सुबह मेरे पापा मुझे लेने के लिए आ गए। उन्होंने मेरी बात पर दीदी से हमेशा के लिए सारे रिश्ते खत्म कर दिया। पापा को इस बात पर बहुत अफसोस हो रहा था कि शायद उनकी परवरिश में ही कोई कमी रह गई थी, जबकि उन्होंने तो कभी सौतेली बेटी और अपनी बेटी में कोई फर्क नहीं किया। इसीलिए बेटी ने उनके प्यार का यह सिला दिया है। कई साल गुजर गया है, पर हमारी दीदी के साथ हमारा कोई रिश्ता न रहा। लेकिन एक बात मुझे अच्छी तरह समझ आ गई कि मेरी माँ ने मुझे दीदी के घर रहने के लिए भेजकर बहुत बड़ी गलती की थी और मैंने एक गैर मर्द पर भरोसा कर बड़ी भूल की थी। मेरी बहन ने जो कुछ मेरे साथ किया वह बर्दाश्त से बाहर था। किसी पर अंधविश्वास न करें, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनको किसी से कोई मतलब नहीं होता, बस अपना मतलब निकलना होता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और प्लीज मुझे सपोर्ट करें। मेरी कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं।